हमारी सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, हमारे अर्धसैनिक बल जिंदाबाद, हमारे अर्धसैनिक बल जिंदाबाद, देश का किसान जिंदाबाद। बहनों को जागरूक करके, बहनों के सम्मान की रक्षा करते हुए, उनके आने वाले कल को बताकर आपको उनको तैयार करना है। पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल की तरफ ले जाना है, संघर्ष करने वाले बच्चों को रोजगार की तरफ ले जाना है। जिन पे घर नहीं है उनको पक्का मकान, और जमीन भी नहीं है तो जमीन और पक्का मकान बनाकर देने का काम हम लोग करेंगे। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राष्ट्रपति या हो मजदूर किसान की संतान, सबको शिक्षा एक समान, एक ही क्लास होगी, एक ही सिलेबस होगा, एक ही टीचर होगा। किसान का बच्चा भी वहीं पढ़ेगा और विधायक का बच्चा भी वहीं पढ़ेगा, जिलाधिकारी का बच्चा भी वहीं पढ़ेगा, एसएसपी का बच्चा भी वहीं पढ़ेगा। तब आप देखना ये जो प्राइवेट स्कूलों में जेब कटाई हो रही है ये बंद हो जाए। सत्ता बनानी पड़ेगी, बाबा साहब की बात माननी पड़ेगी। बाबा साहब ये कहते हैं पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, इट इज द मास्टर की बाय विच कैन यू ओपन एंड ईच एवरी डोर ऑफ योर सक्सेस। कि आप अपनी सारी परेशानियों के रास्ते खोल सकते हैं, दरवाजे खोल सकते हैं अगर सत्ता आपके पास है। फिर सड़कों पर निकल गए, धूल फाकी, जुल्म जाति सही, अन्याय में लड़ते रहे। और आज मैं धन्यवाद दूंगा नगीना के साथियों का। आप भी दोनों हाथ उठा के धन्यवाद दो नगीना का, कि नगीना के लोगों ने आपको मौका दिया, और जब आपको मौका दिया तो पूरे देश ने आपका हुनर देखने का भी काम किया। आज मैं मुस्लिम भाइयों को बता रहा हूं, 29 तारीख में मुजफ्फरपुर में, बिहार में वक्फ के विरोध में, और पीटीएमसी एक्ट जो है, जो बोधगया पे अवैध कब्जा किया गया है, उसके विरोध में 29 तारीख को रैली है, जहां सब लोग चैन से बढ़ के सो रहे हैं। इस हक की लड़ाई को लड़ने का काम भी आजाद समाज पार्टी काशीराम और भीम आर्मी कर रही है। ये बात भी मैं आपको बताना चाहता हूं। हालांकि ये सच है कि मेरे पिताजी मुख्यमंत्री नहीं थे, मेरी मां मुख्यमंत्री नहीं थी, और अच्छा भी है नहीं थी, वरना आप कहते कि ये तो चम्मच वाला है। मैं आपको कहना चाहता हूं, ना मैं चम्मच वाला हूं, ना आपको चम्मच वाला बनने दूंगा। आपको भी मान सम्मान की जिंदगी मिले, आपको भी रोजगार मिले, आपकी भी ताकत बढ़े, इसके लिए हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। भाई चंद्रशेखर जी संघर्ष करो, भाई चंद्रशेखर जी संघर्ष करो, भाई चंद्रशेखर जी संघर्ष करो। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं हमारे प्रिय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी आए और अपने विचार हम सबके समक्ष रखें। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी। अपनी बात को शुरू करते हुए मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। नमन इसलिए करता हूं कि जब इतिहास को पढ़ते हैं, जानकारी हासिल करते हैं, तो ये एहसास होता है कि अगर वो महापुरुष ना होते तो शायद आज भी हम जानवरों से बुरी जिंदगी इस देश में जी रहे होते। इसलिए उन सब महापुरुषों को, जिनकी वजह से हमें जानवरों से के जीवन से निकलकर आत्मसम्मान, स्वाभिमान का जीवन दिलवाने का जो प्रयास संविधान के सफर तक हुआ है, मैं उन तमाम महापुरुषों को आगरा की इस क्रांति धरा से अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, उनको नमन करता हूं। महामानव तथागत बुद्ध, संत शिरोमणि सदगुरु रविदास, गुरु नानक देव, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु घासीदास,
गुरु कबीर, नारायणा गुरु, उनके साथ साथ राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले। आपने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले के जीवन पे बनी मूवी देखी नहीं देखी बताओ? देख के कुछ समझ आया नहीं? आज कौन था वो जो चाहता था कि आप पढ़ ना पाए? कौन था जो चाहता था कि आप मुख्य धारा में ना आ पाए? और कौन था जो चाहता था कि आप जानवरों के जिंदगी से निकल के और इंसानों की जिंदगी प्राप्त करें? प्यारे साथियों, मैं इस क्रांति धरा से एक बार पुनः राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और मां सावित्रीबाई फूले और सम्राट अशोक को बहुत बहुत नमन करता हूं, जिसने मेरी बात को मानकर उन दोनों बच्चों को जो है सम्मान का जीवन दिलाने का काम किया। इसके लिए भी मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को धन्यवाद देता हूं, माननीय काशीराम साहब को धन्यवाद कि उन्होंने उनके संघर्ष से, उनके रास्ते पे चल के आज समाज में ये प्यार, विश्वास तो पैदा हो गया है कि जो बात हमारा भाई कह रहा है हमें उसको मानना चाहिए। मैं जानता हूं कि ये जगह छोटी है और लोग ज्यादा हैं, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन मैं आपके संघर्ष, आपकी ताकत को भी जानता हूं। अगले 30-40 मिनट इसी तरह से डटे रहिए कि लोगों को ये पता लग जाए कि अब समय बदलने वाला है, अब गरीबों के घरों में भी रोशनी पहुंचेगी, अब समय बदलने वाला है। प्यारे साथियों, बाबा साहब ने और कुछ भी कहा था जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। 18 मार्च 1956 को उन्होंने कहा, अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, बीमार रहता हूं, जहां तक लोगों को जगाना चाहता था ग्रामीण क्षेत्रों तक जगा नहीं पाया हूं। मैं अपने चारों तरफ देखता हूं, एक भी ऐसा नौजवान दिखाई नहीं देता जो इस तंबू का बंबू बनके इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। इसलिए मैं समाज से अपील करता हूं कि समाज आगे निकल के आए और इस आंदोलन को चलाए। तो काशीराम साहब क्या कहते हैं कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को नहीं रुकने देते। आज मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं, क्या और लोगों की तरह मैं किसी दूसरे दल में जाके MP MLA नहीं बन सकता था क्या? बताओ ईमानदारी से, बन सकता था नहीं बन सकता था? लेकिन क्या मैं वहां बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब के विचारों का प्रचार प्रसार कर सकता था क्या भाई? आज तो हर कोई बाबा साहब की बड़ी सी फोटो लगाता है, लगाता है नहीं लगाता है? क्यों लगाता है पता आपको? इसलिए लगाता है कि बाबा साहब के चाहने वाले ज्यादा हैं और आज ये बात घर घर तक पहुंच रही है, इसलिए बड़े बड़े फोटो लगाते हैं। लेकिन क्या बाबा साहब के विचारों पे भी चलते हैं क्या? अगर बाबा साहब के विचारों पे चलते तो महापुरुषों के नाम पे बने जिलों का नाम क्यों बदलते? आप अपने मन से सोच के देखो। आगरा के मेरे साथियों जो आपके सम्मान की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, उन्होंने प्रमोशन में रिजर्वेशन पे किस तरह शेड्यूल कास्ट के लोगों का गला काटने का काम किया, ये भी किससे छिपा हुआ नहीं है। ये भी बात आपको याद रखनी चाहिए। सम्मानित साथियों, हम तो भाईचारा बनाने निकले हैं और आप मेरी इस बात पे गौर करना, इस बार जब बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आई थी, उस जयंती पे छुट्टी कराने के लिए पार्लियामेंट में संघर्ष करने का काम किसने किया बताओ? किसी और ने किया? अगर अकेला चंद्रशेखर इतनी लड़ाई लड़ सकता है तो अगर 10-20 चंद्रशेखर पार्लियामेंट में चले गए तो फिर सोचना क्या होगा। मेरी बात को आप याद। आइए मैं बात आगे बढ़ाता हूं। मुस्लिम समाज के बड़े जिम्मेदार लोग बैठे हैं। अभी मेरठ में एक दरोगा जी ने एक गरीब की ठेली वाले को किस तरह पीटने का काम किया, वो किससे छिपा हुआ नहीं। और कल अलीगढ़ में क्या हुआ आपने नहीं देखा क्या? ये किसी के हम अंदर हिम्मत नहीं है बोलने की। बताओ मैं भी अन्याय पर चुप हो जाऊं क्या? बताओ तो आप बताओ, अगर किसी ने अपराध किया है तो उसको कोर्ट सजा देगा, उसको पुलिस सजा देगी, उसको पुलिस गिरफ्तार करके ले जाएगी। क्या भीड़ के हाथ में उसको मारने के लिए छोड़ देना चाहिए? अभी तो आरोपी तय नहीं हुए,
पिछले कितने ऐसे आरोप लगे हैं और बाद में कोर्ट ने उस पूरे आरोप को गलत साबित करके उनको बाइज्जत बरी करने का काम किया है। वो बच्चे अपनी पर्ची दिखा रहे थे। ये जो बड़े बड़े मीट के कारोबारी हैं, आप ये फैक्ट्रियां पता करो कि ये मुसलमानों की है, दलितों की है, पिछड़ों की, आदिवासियों की है या सो कोड अपर कास्ट के लोगों की। ये सारी मीट की फैक्ट्रियां हैं जहां धड़ाधड़ जो है मीट का काम आगे बढ़ रहा है। उन बच्चों को किस तरह मारने का काम किया और ये मारपीट पुलिस की जानकारी में, पुलिस की सुरक्षा में हुई। जब रक्षक अपना काम छोड़ देगा तो फिर खाल उतरनी तो लाजमी है। आज बारातें रोकी जा रही हैं, आज आपके अधिकारों को लूटा जा रहा है। किसान भाइयों को कहा गया कि आपकी आमदनी दोगुना कर देंगे, आपको सब्सिडी देंगे। यूरिया में जो वजन होता था वो कम कर दिया, पैसे बढ़ा दिए, डीएपी में पैसे बढ़ा दिए और तमाम जगह लाइन लगती है। गर्मी में, सर्दी में, बारिश में किसान परेशान होता है और उनसे कहा गया बिजली के दाम कम करेंगे, कोई दाम कम नहीं करे, बिजली का बिल माफ करेंगे, कोई बिजली का बिल माफ नहीं किया और किसान परेशान है और सुसाइड कर रहा है और किसानों के हितैषी बताने वाली सरकार चैन से पड़ के सो रही है। नौजवानों से वादा किया कि आपको रोजगार देंगे, आपको स्किल डेवलपमेंट करेंगे, आपको तरक्की देंगे, लेकिन आप ये बताओ उत्तर प्रदेश में कोई एक भर्ती ऐसी बताओ जिसमें घोटाला ना हुआ हो। भर्ती बाद में आती है, पहले पेपर लीक हो जाता है, हो जाता नहीं हो जाता है। भर्ती बाद में आती है, पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक जहां नहीं होता वहां नकल होती है और नकल से भी बच जाए तो फिर आरक्षण घोटाले होते हैं, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए हैं कि 20,000 पाल, प्रजापति, कश्यप, बघेल, सैनी, मौर्य, साक्य, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, गुर्जर, कुर्मी, यादव, जाट, तमाम पिछड़े वर्ग के बच्चों के नौकरी को लूटने का काम इसी उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। प्यारे भाइयों, बहनें सुरक्षित नहीं है। अखबार पढ़ के देखो, आज इस मंच पे बहुत सारी बहनें बैठी हैं। एक बार जरा सामने से हट जाओ। आज इस मंच पे इतनी सारी बहनें बैठी हैं। एक बार मैं बहनों से कहूंगा जरा हाथ ऊपर एक बार खड़ा कर लें। ईमानदारी से बताओ क्या आज महिलाएं, बहनें सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में? आज बहनें सुरक्षित नहीं है। अखबार पढ़ लो, रोज किसी बेटी का रेप, हत्या होती है, किसी को मार के लटकाया जाता है। आप ये बताओ ये कैसा सुशासन है जिसमें गरीबों की बच्चा सुरक्षित नहीं है? मैं आज आपसे कह रहा हूं, ऐलान करके कह रहा हूं, डंके की चोट पे कह रहा हूं, एक बार मौका मिलने दो। अगर किसी गरीब की बच्ची की तरफ किसी ने आंख उठा के देख ली, फिर मुझसे सवाल करना कि चंद्रशेखर भाई ये कैसे हो गया। पूरी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं। जैसे परियार साहब कहते थे कि मैं तब उस प्रदेश को सुरक्षित मानता हूं जिस प्रदेश में रात के अंधेरे में भी महिलाएं कुछ मील तक अकेले घूम आए। यहां तो आप घर में सुरक्षित नहीं है, बाजार में सुरक्षित नहीं है, ट्रेनों में सुरक्षित नहीं है, सार्वजनिक स्थलों में सुरक्षित नहीं है। और तरक्की कहते थे महिलाओं की तरक्की करेंगे, 5 किलो अनाज पे लाके रख दिया कि ये अनाज के चक्कर में रोजी रोटी को भूल जाएं, शिक्षा को भूल जाएं, रोजगार को भूल जाएं, अच्छी अस्पताल व्यवस्था को भूल जाएं। कल ही मैंने देखा बलिया में शर्म से सर झुक गया। एक बहन को खुले में डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, प्रसव पीड़ा हुई, खड़े खड़े उसको जो है उसकी डिलीवरी हुई। दूसरी महिला उस बच्चे को, खून में लथपथ बच्चे को लेके बैठी है। ये व्यवस्था दी है इस सरकार ने। इस गरीब, किसान, पिछड़ा, दलित, मुसलमान विरोधी सरकार को उखाड़ के फेंकने के संकल्प को लेकर मैं आगरा आपके बीच आया हूं कि अब आपको कमर कस लेनी चाहिए। अब ज्यादा दिन नहीं देने हैं। 2012 से और 2027 तक 15 साल बैठते हैं। 15 साल बैठते हैं।
2012 से 27 तक कितने साल बैठते हैं? कितने साल बैठते हैं? राम जी का वनवास भी 14 साल का था। आप तो बाबा साहब के अनुयायी हो और कितने दिन वनवास रखोगे ये सोच लो। 15 साल हो जाएंगे और 15 साल में जिन वर्गों पे सत्ता नहीं होती, ना उनको नौकरी मिलती है, ना रोजगार मिलता है, ना अधिकार मिलते हैं, ना जुल्म जाति उन पर रुकती है। काशीराम साहब कहा करते थे, जिनकी सत्ता नहीं होती उनकी बहन बेटियों पर अत्याचार होता है, उनकी बहन बेटियों पर जुल्म होता है। जिनकी सत्ता नहीं होती उनकी तरक्की के रास्ते रुक जाते हैं। आज आप महसूस करके देखो कि क्या हो रहा है। तमाम निजीकरण हो रहा है, सारी सरकारी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है। सरकारी नौकरी खत्म हो जाएगी तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के लोगों को आरक्षण नहीं देना पड़ेगा। सोची समझी साजिश के थ्रू सब कुछ हो रहा है। आज महसूस करके देखो, सरकारी नौकरी मिलती थी तो परिवार सुरक्षित हो जाता था। आगे सरकारी नौकरी नहीं आएगी, फिर क्या करोगे? मेरे वाल्मीकि समाज के भाई तख्तियां उठा के दिखा रहे हैं। आज मजबूरी में 7,000 पे, 9,000 पे, 11,000 पे, 15,000 पे काम लेते हैं। पहले 500 दिन कच्चा रखते हैं, 500 दिन काम करने के बाद संविदा पे लाते हैं और 5-7 साल बाद संघर्ष करा के अगर वो जिंदा बच जाए उन्हीं को पक्का करते हैं। ये जो अन्याय हो रहा है निजीकरण के नाम पे, संविदा के नाम पे, ठेकेदारी के नाम पे, मैं आपको विश्वास दिला के कहता हूं कि सारे संविदा कर्मी भाइयों को पक्का करने का काम करेंगे और आपके लिए इस कच्ची नौकरी को जो सफाई कर्मचारी काम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग करते हैं, बैकवर्ड के लोग करते हैं, इस सफाई कर्मचारी की नौकरी को पक्का करने का काम करेंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और मैं तो चाहता हूं कि आप भी इस काम को छोड़ के जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के लोग करते हैं, छोड़ो। आप भी ये उनको दे दो जो बहुत शुद्ध बनते हैं इस देश में, ये काम उनको दे दो कि वो कर ले। आप लोग डॉक्टर बनो, आप लोग इंजीनियर बनो, आप लोग वकील बनो, आप लोग जज बनो, आप लोग IAS, IPS बनके, विधायक, सांसद बनके देश की पॉलिसी को चलाने का काम करो और देश के गरीबों को न्याय दिलाने का काम करो। मुस्लिम समाज के भाई बैठे हैं, पिछड़े वर्ग के लोग बैठे हैं। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, आपको नहीं पता है कि जब सत्ता नहीं होती क्या होता है? देखो, बिजली के दाम कौन तय करता है? बताओ, कौन करता होता है? सरकार। पानी के दाम कौन तय करता है? पेट्रोल डीजल के दाम कौन तय करता है? अच्छे स्कूल कहां बनेंगे कौन तय करता है? अच्छे हॉस्पिटल कहां बनेंगे कौन तय करता है? एम्स कहां बनेगा कौन तय करता है? मेडिकल कॉलेज कहां बनेगा कौन तय करता है? यूनिवर्सिटियां कहां बनेगी कौन तय करता है? किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आएगी कौन तय करता है? इंडस्ट्रियल एरिया कहां लेगा कौन तय करता है? किसको टैक्स लगाना है, किसको छूट देनी है कौन तय करता है? जब सब कुछ सरकार करती है तो आप ये समझो कि पिछले 15 साल से 27 में आप लोग सत्ता से बाहर हो तो फिर जुल्म ज्यादती नहीं होगी तो आपके साथ क्या होगा? आज मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, आगरा के मेरे भाइयों, व्यापार मंडल के साथियों, भीम नगरी के साथियों, तमाम संगठनों के साथियों, पूरा मुस्लिम समाज आपकी तरफ देख रहा है कि अगर ये शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, बैकवर्ड के लोग चंद्रशेखर के साथ, आजाद समाज पार्टी के साथ खड़े हो जाए तो हम बाकी दलों को लात मार के चंद्रशेखर आजाद के साथ जाके खड़े हो जाएंगे। ये बात आज सबके मन में है। आप कहीं जाके पूछो, जिन पार्टियों को वोट देते थे थक गए पार्टी को वोट देते हुए, और उन पार्टियों से उत्तर प्रदेश की सत्ता भी नहीं हटाई जा सकती। सत्ता तब हटेगी जब शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड और मुस्लिम इकट्ठा होगा। खाली एक जाति के वोट से नहीं हट सकती है। इसलिए मैं आपको कहता हूं, अब आपको बूथ का संगठन बनाना है, सेक्टर का संगठन बनाना है, घर घर जाके व्यवहार पैदा करके भाईचारा कमेटियां बनानी है, बहनों को जागरूक करके बहनों के सम्मान की रक्षा करते हुए उनके आने वाले कल को बताकर आपको उनको तैयार करना है। पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल की तरफ ले जाना है।